वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से जितने भी क्वेश्चन आज तक एंट्री टेस्ट में आए हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। First question is 1 mole of ethylene reacts with 3 moles of oxygen, then 56 gram of ethylene will react with। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो इन्होंने हमें गिवन की है वो है कि 1 mole reacts with 3 moles, then how much oxygen will be reacted with 56 grams of ethylene। तो सबसे पहले अगर हम अपने क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल ये जो इन्होंने हमें गिवन वैल्यू दी हुई है 56 ग्राम्स को, इसको अगर हम मोलर वैल्यूज में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है जो भी इसके मोलर वैल्यू होगी उसकी रेस्पेक्टिव 3 टाइम्स हमारे पास ऑक्सीजन का आंसर आ जाएगा। एंड देन मोलर वैल्यू होगी तो उस मोल को चाहे हमें मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो या वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, बहुत ईजी होगा, हम आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हम इस 56 को मोल्स में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपली हमें इसकी जो है मास पता होना चाहिए, जो कि सिंपली है 26 ग्राम्स। एंड देन सिंपली हम अगर 56 को 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली। और अगर इसकी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, जो कि एक ही बात होगी तकरीबन, तो वो होगी 56 ग्राम ऑफ इथाइलिन। तो यूनिट कन्वर्जन का क्या तरीका है कि ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ये जो कन्वर्जन हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 मोल इथाइलिन इज इक्वल टू 26 ग्राम, मीन्स इस कन्वर्जन को हमने उठा के यहाँ पुट कर दिया, बस ऊपर नीचे लिख दिया। एंड ग्राम वैल्यू विल बी रिटन अगेंस्ट द ग्राम वैल्यू। तो सिंपली क्या होगा, ग्राम ऑफ इथाइलिन विल बी कट विद ग्राम ऑफ इथाइलिन, एंड देन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 56 इंटू 1/26 दैट इज दिस। एंड हमारे पास यूनिट क्या बचा है, मोल ऑफ इथाइलिन। देन मोल्स आंसर आ गए, तो हमारे पास क्या सिंपली आंसर आ गया 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अपने ऑप्शंस चेक करना है। तो सबसे पहले हम अपना ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो कहता है कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को चेक कर लेते हैं कि जब 1 मोल ऑफ इथाइलिन गिव्स अस 3 मोल्स ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ इथाइलिन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन सिमिलरली 2 मोल्स विल रिएक्ट विद 6, 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हमारा आंसर 6 मोल्स ही आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि 3.61 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो आंसर है हमारा 6 मोल्स। तो हमें बेसिकली 6 मोल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करना है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मींस हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 मोल्स के कितने होंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमारे पास इवेंचुअली यही आंसर आ जाएगा। तो मीनवाइल हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट है। तो अब क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट हो चुके हैं तो इवेंचुअली थर्ड भी करेक्ट होगा, बट हमें चेक कर लेना चाहिए। तो अब हमें इस 6 मोल्स को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेक करना है। तो इसी तरीके से करेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 22.4 dm³, then 6 will be 22.4 into 6. Similarly, our answer will be this 134.4. So it means option number D, that is all of these, is the correct answer. Question number 2 is 5894 is written to the base 10 as। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है इसको 10th वैल्यू में कन्वर्ट करना है। और 10th वैल्यू की कन्वर्जन का जो बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जिनमें होता है कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो एक डिजिट के लिए हमें अपने डेसिमल को 3 टाइम्स मूव करना होगा। तो 3 टाइम्स जब हम लोग मूव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 की पावर 3 आ जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हमें वो इस बात की रहती है कि पावर जो है वो लेफ़्ट जाने पे माइनस होगी या प्लस होगी या राइट जाने पे। तो एक चीज़ को हमेशा जहन में बिठा के रखना है कि जब भी हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट जाने मूव करेगा तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल है वो बड़ी वैल्यू होगी, और जब भी हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तो हमारी जो डेसिमल वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज 870.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस नंबर में सबसे पहले हम नोट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 870 गिवन नहीं है, 8
70.0 गिवन है। इसका मतलब है कि वो जो 0 गिवन है उसका कोई मतलब है, वो कुछ सिग्निफाई करता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। दिस इज इंडिकेटिव दैट द नंबर इज एक्यूरेट टू द नियरेस्ट टेंथ्स, नॉट जस्ट द नियरेस्ट इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि जो नंबर है ये 870 ही है एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से वैल्यू पूछी हो और उसके पास वैल्यू आ रही हो 870.3 या 870.8 और उसने हमें रैंडमली बता दी। तो इस जो 0 है ये हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 870 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है ये यहाँ पे फजूल में नहीं है, इसका कोई रीज़न है, इसकी कोई मीनिंग है और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिंप्लीफाई कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास इसकी भी इंपॉर्टेंस होगी एंड इसी की वजह से हमारी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो होगी 4। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। is a chemical formula based on the actual number of molecules is called the molecular formula. As the definition says, a molecular formula is the expression of the number of atoms of each element in one molecule of a compound. So the correct option is option number B. Fifth question is which of the following is a single pure compound? Option number A is air. तो एयर के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ए तो बिल्कुल हो नहीं सकता प्योर कंपाउंड। उसके बाद आ जाते हैं स्टीम पर। तो स्टीम इज़ अ प्योर कंपाउंड बिकॉज स्टीम इज़ ओनली वाटर, वेपराइज वाटर सिंपली। उसके बाद के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वो है ब्रास, ब्रास जो हमें पता है कि एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है। उसके बाद सी वाटर एज इट एम्प्लाइज कि सॉल्टी वाटर है, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये भी एक प्योर कंपाउंड नहीं है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टीम। फॉर्मूला फॉर द फेरिक सल्फेट इज, तो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। A mixture whose composition is uniform throughout the mixture is called, as the definition implies, it is called the homogeneous mixture. Homo means same, तो जिसकी consistency और composition throughout the mixture same रहेगी वो कहलाएगा homogeneous mixture. That is option number B. Number 8th question is the number of moles present in 6 gram of carbon is, तो according to our knowledge 1 mole of carbon has 12 grams. तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि 6 ग्राम विल बी ऑफ हाफ मोल। मगर हमें इसको सॉल्व भी करना है तो सिंपली अगर हम इसको यूनिट कन्वर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये टेक्निक यहाँ पे सिखाने का मकसद ये है कि ये तो इजी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल 6 ग्राम है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नंबर आता है तो इस टेक्निक के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी और जो भी छोटा सा एरर भी होगा वो हम उसको अवॉइड कर सकेंगे। तो सिंपली हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसको सिंपली इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ और यहाँ पुट करना है और ग्राम की वैल्यू को अगेंस्ट द ग्राम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा है 6 ग्राम तो मैं 12 ग्राम को यहाँ नहीं लिखूंगी बल्कि यहाँ लिखूंगी। तो अगर मैं जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसे होगी कि मैंने अपनी वैल्यू लिखी, ऐसे लाइन ड्रॉ की एंड देन मैंने जो ये वाली कन्वर्जन थी इसको मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। तो सिंपली क्या होगा, मेरे पास ग्राम ऑफ कार्बन विल बी कट विद ग्राम ऑफ कार्बन, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ कार्बन। किस तरीके से, ये किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हुई है, ऐसे हुई है, ऊपर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड सिंपली नीचे की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सिंपली ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको जब हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एंड दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर क्यूब में। तो यहाँ भी हमारी यूनिट कन्वर्जन की जो टेक्निक हमने लास्ट स्लाइड में सीखी है वही यूज होगी। उसके अलावा मैंने इस यूनिट कन्वर्जन टेक्निक की एक डिफरेंट सीरीज बनाई हुई है, अगर कोई उसको सीखना चाहता है और डिफरेंट यूनिट्स को देखना चाहता है वो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं तो वो देख सकता है, इसका लिंक यहाँ मौजूद है। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर,
तो यही कन्वर्जन हमारे पास यूज़ होगी हमारे पास इस चीज़ को भी कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में सीखा था कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन को उसके अगेंस्ट लिख देंगे एंड सेंटीमीटर विल बी रिटन अगेंस्ट द सेंटीमीटर। बट यहाँ तो बात हो रही है सिंपल यूनिट्स की, बट हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है वॉल्यूम यूनिट्स का, जिसमें पावर क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है। तो इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्कूल लेवल का वो हम देखते हैं कि मेरे पास जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर है अगर मेरे पास, और अगर मैं उसकी होल पावर क्यूब लगा दूं, तो वो जो क्यूब है मेरे पास वो दोनों बेसिस पर अप्लाई हो जाएगा एंड देन माय वैल्यू विल बिकम 1 क्यूब मीटर क्यूब। तो सिंपली अगर ये वाली चीज़ मैं इस पे अप्लाई करूं तो वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। जिसका मकसद क्या है, मैंने सिंपली क्या किया, अपनी ऊपर की वैल्यूज पर क्यूब लगा दिया। ओके, सिंपली ये जो चीज थी मैंने इस पे क्यूब लगा दिया एंड देन ये बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल एंड देन इस चीज को हम जब सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 meters, which is option number B. Option number B will be our correct answer. Question number 10 is 16 gram of oxygen contains, हमें यहाँ बताना है number of molecules। तो यहाँ पे जो हमें नॉलेज काम आने वाली है वो है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो उसी चीज़ को यूज़ करेंगे कि we know that 1 mole of oxygen is 32 grams. Similarly 1 mole has this much molecule of O2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 ग्राम्स में क्या होता है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंपली 16 ग्राम में इसके हाफ होंगे, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 16 ग्राम ऑफ O2 एंड देन वी ड्रू द लाइन। उसके बाद जो ये वाली कन्वर्जन थी हमने उसको यहाँ पुट कर दिया। वी कैंसिल ग्राम ऑक्सीजन विद द ग्राम ऑक्सीजन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 व्हिच विल बी आवर आंसर। किस तरीके से होगा, 16 1 16 2 and then this value will be divided by 2 and we'll get an answer 3.01 into 10 exponent 23. Option number A is the correct answer. The negative charged particles are called anions and इनकी दो qualities क्या होती हैं कि they are negatively charged first, number second is they are attracted towards the anode। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। इसी चैप्टर में ये क्वेश्चन 3 डिफरेंट तरीकों से आया है और उनमें अगर हमें ये 2 चीज़ें पता हैं हर पार्टिकल से रिलेटेड, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आवर आंसर इज एनायन, ऑप्शन नंबर ए। Question number 12 is 20 gram of monatomic gases occupies 44.8 dm cube at STP. Its atomic weight is। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ काम आएगी वो ये काम आएगी कि हमारे पास एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है गैस का, एंड देन हम इस वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, एंड जब हमें मोल्स पता चलेंगे तो हम रेलेवेंट एटॉमिक वेट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपली हमें पता है कि 1 मोल में होता है हमारे पास 22.4 लीटर्स और 22.4 डीएम क्यूब ऑफ गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44.8 का मतलब है, अगर हमने वही यूनिट कन्वर्जन अप्लाई की, डीएम क्यूब कैंसिल बाय डीएम क्यूब, व्हाट वी विल गेट 2 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस इन्होंने बताई हुई है, इन्होंने ये 2 मोल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 2 मोल्स का जो वेट है वो है 20, तो सिमिलरली हमारे पास 1 मोल का जो वेट है वो होगा 10, एज सिंपल एज दैट। तो our answer will be option number C, that is 10 grams. A pure chemical compound always contain the same elements combined in the same ratio by weight. So this is also a memory based question जिसका आंसर होगा हमारे पास the law of definite proportions, that is option number A. Any charged particle is called an ion. Option number C is the correct answer. Question number 15 है the number of moles present in 1200 cm cube of gas at STP are।
तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, अगर हम इसका प्लॉट ड्रॉ करें कि हमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू हमें गिवन है सी एम क्यूब की, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपनी डी एम क्यूब में और लीटर्स में, जो कि एक ही बात है। जब हम लोग इसको डी एम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब उसको हम अपनी वैल्यू 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके रेलेवेंट नंबर ऑफ मोल्स। और जब हमें रेलेवेंट नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो हम उससे निकाल लेंगे नंबर, और यही हमें निकालना है, हमें तो उसके आगे जाना ही नहीं है, हमें यही तो निकालना है। दिस विल बी अवर प्लॉट के वी विल गो फ्रॉम सी एम क्यूब टू डी एम क्यूब एंड देन डी एम क्यूब टू मोल्स। तो इस सवाल की एक और एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन उस सवाल फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चले जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगाड्रोस नंबर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सी एम क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है डी एम क्यूब में, देन डी एम विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थोड़ी सी कुछ कन्वर्जन है जो कि हमें इस सवाल में याद आने वाली है, जो कि याद होती हैं हमें, हमने यहाँ पे ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे लिख ली है। दैट इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी इट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 meter cube is equal to 1000 liters and 1 liter is equal to 1 dm cube. Okay, so now let's proceed. तो ये वाली कन्वर्जन हमें पता है कि 1 mole is equal to 22.4 dm cube and then हमें कन्वर्ट कर दिया this 1200 cm cube into dm cube। किस तरीके से, तो cm cube हमने क्या किया, सबसे पहले cm cube को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। किस तरीके से, हमने 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर वाली कन्वर्जन को लिखा एंड देन सी एम क्यूब कैंसल्ड बाय सी एम क्यूब। उसके बाद हमने मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया लीटर्स में। किस तरीके से, वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, हमने यहाँ लिख दिया दिस। तो हमारे पास मीटर क्यूब कैंसिल हो गया मीटर क्यूब से। वैसे यहाँ तक भी हम अपने सवाल को अगर करते तो एक ही बात थी, क्योंकि डी एम क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है, तो अगर हम इसको निग्लेक्ट भी करते तो एक ही बात है। तो सिंपली क्या हो गया, हमारे पास जो ये सारा सम था, या इस कैलकुलेटर पे इसको कैसे लिखेंगे कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दिस 1.2 डी एम क्यूब। तो जब हमारे पास 1.2 डीएम क्यूब आ गया तो हमें अब सिंपली क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1.2 डीएम क्यूब है और हमारे पास 1 मोल में 22.4 होते हैं। तो सिंपली डीएम क्यूब कैंसिल बाय डीएम क्यूब, और हमने 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 22.4। इसको जब सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो आंसर क्या आया हमारे पास, 0.053 मोल्स। So our correct option is option number C, that is 0.053 moles at STP of a gas. Question number 16th is 3.01 into 10 power 23 molecules of H2O weight. तो सिंपली इसका आंसर जो है हम विद इन सेकेंड्स भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, और H2O का जो वेट होता है हमारे पास 18 होता है, तो हाफ विल बी 9, बट स्टिल वी विल सॉल्व इट कि इसका मतलब है हाफ मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू 18 एंड देन दिस 18 विल बी हाफ, दैट इज सिंपली 9। तो द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है नेगेटिव पार्टिकल के साथ, यहाँ है पॉजिटिव पार्टिकल एंड इसी चैप्टर से जो रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के, वो इस तरह के आए हैं कि विच पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू विच पोल एट द इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपली दिस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि द पॉजिटिव पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू, सो द पॉजिटिव पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू द कैथोड। ओके, सो सिंपली योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। A change in which changing and breaking of new bonds is involved. So this is a memory based question and the answer is chemical change. An ion is attracted towards, as the name suggests, the answer is anode. Option number B. Question is 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce water. Then 54 grams of water will be produced by. The question is simply this. Okay, because 54 grams means 3 moles. किस तरीके से? इस तरीके से
कि 1 mole of hydrogen is of 18 grams. So 54 gram of hydrogen means 54 gram hydrogen and then 1 mole is equal to 18. ये वाली कन्वर्जन हम हर सवाल में हमारी ऑलमोस्ट चैप्टर 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें ये अप्लाई होगी. तो अगर हमें ये टेक्निक आ जाए तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि यूनिटरी मेथड जो होता है वो उसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जो ये मेथड होता है इसमें एरर का चांस नहीं रहता. हमें इतना पता होता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, जवाब जो आ रहा है वो सही आ रहा है, क्योंकि इसना कोई हार्ड एंड फास्ट का रूल नहीं है या इसकी कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल टेक्निक्स है सिंपली. तो उसके बाद क्या हुआ, ग्राम हाइड्रोजन कैंसिल बाय ग्राम हाइड्रोजन एंड देन 18 1s 54 3 टाइम्स. सो आंसर आ गया हमारे पास 3 मोल्स. तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स H2O हमारे पास कितने हाइड्रोजन से बनेंगे. सो सिंपली 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए, तो सिंपली 3 के लिए 3 चाहिए होंगे, एज सिंपल एज दैट. सो 3 मोल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए इन टर्म्स ऑफ मोल पूछ रहा था, तो 3 मोल्स हमें रिक्वायर हैं हाइड्रोजन के, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. उसके बाद 6 ग्राम. 6 ग्राम किस तरीके से कि हाइड्रोजन डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसका कितना वे होता है हमारे पास 2 ग्राम्स. तो 2 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 3 6 ग्राम्स. 6 ग्राम्स जो है हमें पास रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, अभी तो हम बी पे आए नहीं. उसके बाद अगर हम डीएम क्यूब की बात करें तो 22.4, दिस इज 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3. ये भी हमारे पास जो है एक डिफरेंट चीज़ आ रही है, मीन 67.4. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी भी गलत है. देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. The question is what volume of ammonia can be liberated by 3 liters of nitrogen. So as the equation suggests कि 1 mole of nitrogen is required to make 2 moles of ammonia. And इनका question है कि how much ammonia will be made by 3 moles of nitrogen. Okay. तो क्योंकि ये in terms of इन्होंने हमसे लीटर पूछा है तो हम in terms of लीटर इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 लीटर नाइट्रोजन हो और 3 लीटर हाइड्रोजन हो तो हमारे पास 2 लीटर बनता है अमोनिया का. तो सिंपली अगर हमारे पास 3 लीटर नाइट्रोजन यूज़ करेंगे हम इस रिएक्शन में तो कितना लीटर हमारे पास अमोनिया बनेगा. तो सिंपली अगर हम इसकी इक्वेशन से देखें कि 1:2 का रेशियो है तो सिंपली 3 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 6 लीटर्स. तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा 6 लीटर्स, बिकॉज ये डबल हो जाएगी वैल्यू. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. The power of an electron to attract the shared pair of electron is known as the electronegativity. Option number B. क्वेश्चन नंबर 23 है कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स. तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूं तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अमोनिया गिवन है तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी और डी का तो पहले से ही कैंसिलेशन हो गई कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास गिवन है अमोनिया. अमोनिया एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एटम्स. तो सबसे पहले ये वाले तो मेरे ऑप्शन है ही नहीं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गए. तो अब मुझे जो आंसर आएगा मेरा इधर ए में से आएगा बी से आएगा. तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेट गिवन है इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में. ओके, जब मोल्स में कन्वर्ट करने के तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है. मोल से भी डायरेक्ट पता चल जाएगा क्योंकि मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, बट क्योंकि इक्वेट करते हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़ा हुआ होता है तो हम फ्रीक्वेंटली उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने माइंड में. तो सबसे पहले हमें नॉलेज है इस बात की कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम. हाउ 14 + 1 + 1 + 1 दैट इज 17 ग्राम. सिमिलरली 1 मोल हैज दिस मच मॉलिक्यूल्स. तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई कि 17 ग्राम्स इज इक्वल टू दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. तो हमें सिंपली क्या करना है 34 को डिवाइड करना है 17 से, दैट इज दिस. ये 34 ग्राम अमोनिया और हमने वाली कन्वर्जन यहाँ लिख दी जिसमें हमारे पास ग्राम अमोनिया इज कैंसिल बाय ग्राम अमोनिया एंड देन व्हाट वी गॉट 17 1 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म 12.04 इंटू 10 एक्सपोनेंट 23. एंड क्योंकि हमारे पास जो है जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखा जाता है क्वेश्चन को तो हमारे पास जो डेसिमल से पहले एक वैल्यू होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे. तो जब इधर शिफ्ट करेंगे जैसे हमने कहा कि व्हेन द decimal moves on the left side the power has become bigger. तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आएगा
ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.204 इंटू 10 एक्सपोनेंट 24, ये आंसर करेक्ट है। और अगर इस टर्म में लिखा होगा तो हम इस टर्म वाला सिलेक्ट करेंगे। बेस किस पे करता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या गिवन है, उसी तरीके से हम अपने आंसर को मॉडिफाई करके टिक कर देंगे। NaHCO3 is also called baking soda, so the option number A is correct. Covalent bonds is different in dash ways. तो सिंपली अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखें तो कोवलेंट बॉन्ड कैन बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, तो सिंपली इसका मतलब ये होगा ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। दे आर डायरेक्शनल, उसमें डायपोल मूवमेंट होती है, ओके, कोवलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। सिमिलरली दे आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बिल्कुल ही बेसिक डेफिनेशन है कोवलेंट बॉन्ड्स की। सिमिलरली ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर क्या होगा हमारे पास अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी, that is all of these. Question number 26 is bonding common between NaOH and NH4OH is. तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो अगर मैं NaOH की बात करूं तो इसमें मेरे पास simply it is divided into two major parts, that is Na and OH, and Na is a positive part and OH is a negative part. तो simply जो bond between Na and OH होगा वो है हमारे पास ये जो बॉन्ड है, सिंपली दिस इज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान है। सिमिलरली जो हमारे पास बॉन्ड बिटवीन O एंड H है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ओके। तो सिंपली इसमें दोनों बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज आयोनिक एंड कोवलेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं NH4OH का स्ट्रक्चर को। तो NH4OH के स्ट्रक्चर में भी मैं अगर देखूं तो जो N है, ये वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है एंड इट इज अटैच्ड आयोनिकली टू दिस OH। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक ये आयोनिक हमारे पास एग्जिस्ट करता है बॉन्ड, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन है वो है कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी सारे बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। इन दोनों में आयोनिक एंड कोवलेंट दोनों फॉर्म्स बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। Which is the common thing in group 3 elements? तो ग्रुप 3 जो है हमारे पास बेसिकली वो है ये वाला ग्रुप। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑल मेंबर्स आर मेटल। तो ऑल मेंबर्स आर नॉट मेटल बिकॉज बोरॉन इज नॉट अ मेटल, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नंबर 2 इज सेम नंबर ऑफ शेल। So we all know that same number of shell exist in periods, not in the groups. और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रुप 3 की। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज they all don't have the same number of shell. The third option is same number of valence electron. So yes, this is the correct answer because within a group the basic definition of similar elements in a group is that they have the same number of valence electrons. So the option number C is correct. Question 28 is the bond between HCl is option A ionic bond, polar covalent bond, non-polar covalent bond, dative bond. तो HCl के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट ड्यू टू द ग्रेट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन बिकॉज इट इज मच बिगर इन साइज, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से एक स्लाइटली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है क्लोरीन पे एंड पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है हाइड्रोजन पे, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन says it's a polar covalent bond. So option number B is correct. The most electropositive element is simply metals are electropositive in nature as they easily lose the electron to form cation. तो simply इस question में हमसे metallic character और electropositivity के बारे में पूछा जा रहा है। Simply, the element of group 1 have the highest metallic character and thus the most electropositive elements. तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं और मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट आर द और व्हाट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, जो भी एलिमेंट्स इन चार में से मेरे पास ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करते उनको मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगी। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड कैल्शियम, क्योंकि सोडियम एंड सीजियम दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनमें होगी।
उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट देखूं, ऑल्सो सिमिलर टू द मेटेलिक कैरेक्टर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सिंपली क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि सोडियम जो है वो ऊपर एग्जिस्ट करता है इस ग्रुप में, एंड देन सिमिलरली बिलो दैट हमारे पास सीजियम एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो आंसर होगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का वो होगा सीजियम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। If two elements form more than one compound between them, the mass ratios of the second element that combined with the fixed mass of the first element will always be the ratio of small whole numbers. So this is definitely the definition of law of multiple proportion, that is option number B. This is all for this video. Good luck, and if you have any suggestion, query or suggestion तो आप email, Facebook या comment के through रब्ता कर सकते हैं. Thank you so much.